हेलो डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 12 जीव विज्ञान में आज हम चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव प्रजनन के तहत कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले प्रश्न पर हम चलते हैं और पहला हमारा प्रश्न है, एक्रोसोम भाग है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। पहला है डीएनए, दूसरा आरएनए का, तीसरा शुक्राणु का और चौथा इनमें से सभी का। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, और स्पर्म के विभिन्न भागों पर अगर हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें तो सबसे ऊपर जो अग्रभाग है इसका वो है एक्रोसोम, फिर है न्यूक्लियस, फिर नेक, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट, टेल। तो इसमें एक्रोसोम जो है ये शुक्राणु का एक भाग होता है, अग्रभाग होता है, और ये निषेचन के समय अंडाणु भेदन में सहायक होता है। तो राइट आंसर हमारा होना चाहिए शुक्राणु का। दूसरा प्रश्न है, जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावण को कोलोस्ट्रम कहते हैं, इनमें निहित होता है। तो यहाँ पर 4 एंटीबॉडीज के नाम दिए हैं और हमें ये बताना है कि जो कोलोस्ट्रम है, प्रथम दुग्ध स्रावण को जो हम कोलोस्ट्रम जो कह रहे हैं उसमें कौन सा एंटीबॉडी जो होता है। पहला है इसमें आईजीए, बी आईजीडी, सी आईजीई और डी आईजीजी। तो जो राइट आंसर यहाँ पर है वो है आईजीए। तो ये कोलोस्ट्रम में जो प्रथम स्तन्य जिसको कहते हैं उसमें ये एंटीबॉडी जो होता है और जो नवजात शिशु की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है, यानी कि फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के नजदीक होता है। तो 4 ऑप्शन है, इस्थमस, इनफंडिबुलम, ग्रीवा और एम्पुला। तो यहाँ चित्र में हम देख पा रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यहाँ पर ये ओवरी दिखाई दे रही है। ये वाला जो भाग है नलिकानुमा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये है फैलोपियन नलिका, और ओवरी के ठीक नजदीक हमको इनफंडिबुलम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है इनफंडिबुलम। अगला है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। 4 ऑप्शन है, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य या युग्मनज। तो मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं जब उनका आपस में संयोजन होता है, जब वो मिलते हैं या संलयित होते हैं तो एक द्विगुणित कोशिका बनती है। तो यहाँ पर चित्र में हमको दिखाई दे रही है, ये ओवम है फीमेल गैमेट्स और ये स्पर्म मेल गैमेट्स होता है। ये मेल गैमेट्स है और ये है फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स जब संलयित होते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर बनता है एक द्विगुणित कोशिका जिसको कहते हैं जाइगोट या युग्मनज। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा युग्मनज, यानी कि जाइगोट बनता है। नेक्स्ट है, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जो मेल हार्मोन्स है, मेल सेक्स हार्मोन्स, कहाँ से बनता है। 4 ऑप्शन है, अंडाशय, वृषण, यकृत और आमाशय। तो इसमें जो नर हार्मोन्स का जो निर्माण होता है वो होता है वृषण में। वृषण में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसको कहते हैं लीडिंग कोशिकाएं। ये लीडिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, और यही लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स अर्थात टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करता है, स्रावण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वृषण। अगला है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो 4 ऑप्शन है, किसमें होंगे इनमें से। सबसे पहला है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या यकृत में। तो सर्तोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में, और सर्तोली कोशिकाओं का काम होता है कि जो शुक्राणु है, शुक्राणुओं को एक तो ये पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करना,
और दूसरा काम होता है शुक्राणुओं को आधार आधार प्रदान करना। तो ये सर्तोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में और इनका काम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना और शुक्राणुओं को आधार प्रदान करना। अगला है स्तनधारियों में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स कहाँ संलयित होते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो चार ऑप्शन है, अंडाशय में, गर्भाशय में, फलोपियन नली में या योनि में। तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो स्त्री के रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम का जो ये फैलोपियन या ओविडक्ट वाला जो पार्ट होता है वहीं पर जो है क्या है मेल और फीमेल गैमेट संलयित होते हैं अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। अगला है सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन्स में होता है? तो चार ऑप्शन हैं, FSH, GH, प्रोलैक्टिन और LH। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा FSH। ये अगला है 8 से 16 कोश की अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? यानी कि जब भ्रूण जो है 8 से 16 कोशिका का हो जाता है तो तब उसको क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन है, गैस्ट्रुला, मॉरुला, ब्लास्टोमियर और ब्लास्टुला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्टिलाइज एग है यानी कि अंडाणु का निषेचन हुआ है, निषेचित हो गया है। यहाँ पर 2 सेल स्टेज है जाइगोट, यहाँ पर 4 और इसी प्रकार 8 से जो है जब वो 16 का हो जाता है तो वो अवस्था आपकी कहलाती है मॉरुला अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा मॉरुला। अगला है आनुवंशिक कोट में कितने कोट होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर 4, ए 4, बी 16, सी 32 और डी 64। तो आनुवंशिक कोट क्या होते हैं कि एक प्रकार की लैंग्वेज है और ये जो है अमीनो एसिड को क्या करते हैं कोडित करने का कार्य करती है। तो शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इन अमीनो एसिड्स को ये कोडोन या जिसको हम जेनेटिक कोड कह रहे हैं वो इनको क्या है कोडित करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल जो आनुवंशिक कोड होते हैं वो 64 होते हैं, 64 में से 61 में इंफॉर्मेशन होती है अर्थात वो अमीनो एसिड को कोडित करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सेंस कोडोन। इनको कहते हैं सेंस कोडोन। 3 ऐसे जो है कोडोन है जिनमें किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं होती अर्थात वो किसी प्रकार के अमीनो एसिड को कोडित नहीं कर पाते हैं, तो उनको कहा जाता है नॉन सेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन उनको कहा जाता है। तो टोटल जेनेटिक कोड यहाँ पर है 64। अगला है इनमें से कौन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन वो संरचना है जो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म बनाता है। तो 4 ऑप्शन है, अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स और द्वितीयक केंद्रक। तो जो एक्सेल है उसके साथ एक नर युग्मक जब संलयित होता है तो जाइगोट बना लेता है, जाइगोट बना लेगा और वो होगा आपका 2n। एक नर युग्म क्या करता है कि जो द्वितीय केंद्रक है और द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है ध्रुवीय कोशिकाओं से, दो ध्रुवीय कोशिकाएं मिलकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करती है और एक जो दूसरा नर युग्मक है उसके साथ संलयन करके एक त्रिगुणित कोशिका यहाँ पर बन जाती है जिसको कहते हैं एंडोस्पर्म। तो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए हमारा द्वितीयक केंद्रक। ये द्वितीयक केंद्रक और एक नर युग्मक जब संयोजन करते हैं तो भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। अगला है मादा मानव के अंडाशय से अंडों का या ओवम का निकलना क्या कहलाता है? अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन है, रोपण, गर्भधारण, अंडोत्सर्ग और प्रसव। तो अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। अगला है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, यकृत में, वृषणों में, वृक्क में या आंत में। तो लीडिंग सेल्स होती है आपकी वृषणों में और जैसे हमने पहले भी इस पर हमने डिस्कस कर लिया है कि लीडिंग सेल्स का कार्य होता है कि नर हार्मोन्स, ये नर हार्मोन क्या करता है? स्रावित करता है।
क्लियर। और नर हार्मोन्स कौन है? टेस्टोस्टेरोन ये। और टेस्टोस्टेरोन का काम होता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है पुरुष में, मेल में, उनको विकसित करने का कार्य करता है। अगला है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि जो ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो पहला है TSH, ACTH, ADH, FSH या LH। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा FSH एंड LH। अगला है यौनारंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र कहलाता है, यानी कि पहली बार जब आतर्व चक्र होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, रजोदर्शन और आतर्व। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रजोदर्शन। पहली बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो पहली बार होने को कहा जाता है रजोदर्शन। अगला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन होता है। तो 4 ऑप्शन है कार्पस कोलोसम से, कार्पस यूटेरी से, कार्पस ल्यूटियम से या कार्पस एल्बिकेंस से। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो निकलता है कार्पस ल्यूटियम से। यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कार्पस ल्यूटियम ये है, और यही जो है कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है। अगला है गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, यानी कि गर्भाशय का सबसे भीतर वाला लेयर क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है मायोमेट्रियम, बी है एंडोमेट्रियम, सी है जनन एपिथेलियम और डी है जर्मिनल एपिथेलियम। तो यूट्रस का सबसे बाहर वाला लेयर कहलाता है पेरीमेट्रियम, मध्य वाला कहलाता है मायोमेट्रियम, और जो सबसे भीतर वाला ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सबसे भीतर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो राइट आंसर हो जाएगा एंडोमेट्रियम। अगला है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन से। अभी हम पहले स्लाइड पे चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पर ये बात आ चुकी है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। अगला है विकास के दौरान स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल यहाँ पर बन जाती है आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा, तो उनको न्यूट्रिशन कौन देता है, पोषण कौन देता है, कहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है सर्टोली कोशिकाएं द्वारा या संयोजी ऊतक कोशिकाओं द्वारा, आंतरीय या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर है सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। अगला स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं, ऐसा क्यों? तो 4 ऑप्शन है शुक्राणु जनन के लिए, निषेचन के लिए, जनन अंगों के विकास के लिए या विसरल अंगों के विकास के लिए। तो वृषण उदर गुहा से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण होने के लिए उदर गुहा का जो तापमान है उससे 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, तभी शुक्राणु बन पाते हैं, अदरवाइज शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। तो यही कारण है कि वृषण जो है उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, ताकि वहां पर शुक्राणु जनन की क्रिया हो सके और शुक्राणु बन सके। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शुक्र जनन के लिए। तो ये थे आज के हमारे कुछ MCQ। बाकी अन्य पर हम आगे चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए धन्यवाद।